बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से 9th वीकली टेस्ट का आज इनेकाद हुआ था, जिसमें लेक्चर नंबर 37 से 41 तक के टॉपिक्स को इंक्लूड किया था, जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स शामिल थे। तो इस टेस्ट में आज जो आप लोगों की परफॉर्मेंस रही है उसको हम एक नज़र पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर बाकायदा इस टेस्ट का डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो बेटे, आज के लेक्चर में जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी कम बच्चों ने इस लेक्चर के अंदर, इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है और इसमें आप देख रहे हैं हाईएस्ट मार्क्स वो भी पहले के मुकाबले में बहुत कम रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टेस्ट डिफ़िकल्ट था या आप लोगों की तैयारी कम है या फिर ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के र्यूमर्स आप सुन रहे हैं उसकी वजह से कंसंट्रेशन आप लोगों की हटती जा रही है। तो अब इसका हमने रीज़न तलाश करना है। अब डिस्कशन के दौरान देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम रहे हैं। तो फ़िलहाल देखिए, अभी 54 क्वेश्चंस ठीक हुए आउट ऑफ 68, यानी 79% परफॉर्मेंस रही है। और मोहम्मद फैसल शब्बीर 75%, हमना मुश्तबा 72%, लबीबा 69%, मंसूर आलम 62%। अब ये जो पासिंग परसेंटेज उससे नीचे चले गए बाकी बच्चे, ठीक है। और इसी तरह से ईमान फातिमा आप देख रहे हैं 60%, शाहरुख 53% और सैफ रोशन 35%। और अभी बास बच्चों के रिजल्ट शायद पेंडिंग में, तो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही है आज के टेस्ट में। चलें इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है, और इसमें डिस्कशन में कोशिश करें, पार्टिसिपेट करें जी। तो आज का ये टेस्ट, जैसे अभी मैंने बताया था, नर्वस कोऑर्डिनेशन किन टॉपिक्स से बनाया गया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन की ये टॉपिक्स इसमें शामिल थे और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन, इन 3 यूनिट से ये टेस्ट आज का डिज़ाइन किया गया था। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपके सामने जो क्वेश्चंस आए होंगे डिफरेंट सीक्वेंस के साथ हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरतीब के साथ इसको डिस्कस करेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज़, तो ब्रेन वैसे तो उसके बाहर मेनिंजेस जो ट्रिपल लेयर कॉम्प्लेक्स है वो मौजूद होता है, लेकिन उसकी ये तीनों लेयर्स के नाम यहाँ पे मेंशन है। आपने आउटर मोस्ट लेयर को फाइंड आउट करना है एंड दैट मस्ट बी द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस दैट कवर्स द ब्रेन, लिहाजा यहाँ पर ड्यूरा मैटर आंसर आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए कि ओव्यूलेशन इज द फॉलिकुलर रिस्पॉन्स टू बर्स्ट ऑफ सिक्रीशन ऑफ। देखो, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल, तो ऐसी सूरत में वो रप्चर हो जाएगा और उसमें से सेकेंडरी ओसाइड, जिसको डेवलपिंग ओवम कहते हैं, वो रिलीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो इसके बिहाइंड कौन सा मेन स्टिमुलस काम कर रहा होता है? रिस्पॉन्स टू अ बर्स्ट ऑफ सिक्रीशन ऑफ, तो वो दरअसल LH है। LH की सिक्रीशन एकदम हाई हो जाती है, दिस इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ सिक्रीशन। तो LH की वजह से ओव्यूलेशन कॉज होती है। नंबर 3, सोमैटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट मेड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स। या देखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक बात जहन में रखिए कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक डिवीजन है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के न्यूरॉन्स आपको बताए थे ना, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर। तो ये जो दोनों सब डिविजन्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, सोमैटिक और मोटर, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, ये दरअसल मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर जो है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट मेड बाय सेंसरी न्यूरॉन, यही यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए, डज नॉट कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स तो ये कंट्रोल करता है। एक्टिवेट द स्केलेटल मसल, इसको भी ये करता है, डज नॉट नहीं होगा, ठीक है। और डील विद इंटरनल ऑर्गन्स, डेफिनेटली इंटरनल ऑर्गन से डील करता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर सिर्फ ए ही पॉसिबल है। नंबर 4, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम का आउटर रीजन होता है, लिहाजा ये इनर वाले ऑप्शंस को हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। ये दोनों इनर लेयर इसको डिस्कार्ड कर देंगे। द आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम कॉल्ड द वाइट मैटर या आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम कॉल्ड द ग्रे मैटर।
तो आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में फ़र्क होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आउटर पोर्शन वाइट मैटर होता है, जबकि ब्रेन में आउटर पोर्शन ग्रे मैटर होता है। लिहाजा यहाँ पर ये सी ऑप्शन बनेगा कि दिस इज आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम कॉल्ड द ग्रे मैटर। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन, द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय मींस ऑफ। तो हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए ये कंट्रोल करता है, या सेकेंडरी मैसेंजर, या न्यूरोट्रांसमीटर, या रिलीजिंग हार्मोन। तो आप याद कीजिए कि हाइपोथैलेमस से नंबर ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, जिनको ट्रॉफिक हार्मोन्स भी कहा जाता है, वो सिक्रीट होते हैं और वो दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सूटेबल बनेगा। नंबर 6, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स हेल्प अ मदर टू प्रोड्यूस मिल्क एंड नर्स हर बेबी। तो मदर के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन और फिर मदर अपने यंग वन को फीड करती है, इसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ऑक्सीटोसिन अलबत्ता होता है, इस वजह से हम ए ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे। प्रोलैक्टिन एंड कैल्सिटोनिन, प्रोलैक्टिन होता है लेकिन नॉट कैल्सिटोनिन, इस वजह से इसको भी रिजेक्ट करेंगे। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, यस, ऑक्सीटोसिन आप याद कीजिए कि ये मिल्क इजेक्शन या नर्सिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, और जबकि प्रोलैक्टिन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। सो ये दोनों, यहाँ पर दोनों बातों का पूछा गया, लिहाजा ये दोनों हार्मोन्स यहाँ पे पिक होंगे। सो द राइट आंसर मस्ट बी द सी। और जबकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये तो बिल्कुल भी इसके साथ रिलेट नहीं करते। नंबर 7, जी बोलिए सर, ये फिफ्थ ऑप्शन में सी, फिफ्थ एमसीक्यू में सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? न्यूरोट्रांसमीटर्स, देखो हाइपोथैलेमस ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो सेंड नहीं करता ना। अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता होता तो तब न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, नॉट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के पार्ट्स हैं। तो हाइपोथैलेमस से अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर हम पिक करते तो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्यों ना हम करते हैं? तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस का रिलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए नहीं है, बल्कि केमिकल सिग्नल्स के जरिए, और वो केमिकल सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बल्कि रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग, जी बेटा हैंड रेज किया करें। ऑक्सीटोसिन मैल में होता है। जी बोलो, दोबारा बोलिए बेटा। सर ये ऑक्सीटोसिन मैल में होता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मेल में होता है। जी बिल्कुल बेटे, ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर वैसे एज सच बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है, यानी जो काम फीमेल में ऑक्सीटोसिन का वो मेल में पॉसिबल नहीं है ना, इस वजह से हाई कंसंट्रेशन मेल के अंदर सीक्रेट नहीं होती। तो ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर थोड़े से कुछ इमोशंस वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इट इज रिलीज, और इसको हम निग्लिजिबल कह सकते हैं। तो ये इस वजह से एफएससी लेवल पर ये वाला रोल इसका एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा होता। तो आप यूँ समझ लें कि इस स्टेज पर कि ये सीक्रेट नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी और कुछ हमारे जो इमोशंस हैं वो उनके अंदर इसका इन्फ्लुएंस होता है ऑक्सीटोसिन का। अच्छा, नंबर 7 हो गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गोनेड्स। गोनेड्स टेस्टिस और ओवरीज को कहा जाता है ना। तो टेस्टोस्टेरोन तो ये मेल गोनेड से सीक्रेट होता है, और गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन ये तो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ये गोनेड से सीक्रेट नहीं होते। अगरचे ये इनके नाम के अंदर गोनेड वर्ड आया है क्योंकि गोनेड्स पर आकर असर कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो यही दरअसल यहाँ पर आंसर बनना चाहिए, विच इज़ नॉट सीक्रेटेड बाय द गोनेड्स, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल गोनेड्स यानी टेस्टिस से सीक्रेट हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बोथ ऑफ देम आर सीक्रेटेड बाय द ओवरीज, ओवेरियन हार्मोन्स हैं। तो ये बाकी तीनों गोनेड से सीक्रेट होते हैं सिवाय इसके। सर? जी बेटा। सर वो रिलीजिंग फैक्टर जो है ना, जिस तरह के गोनेडोट्रॉफिक जो हार्मोन्स है ना, उसके जो रिलीजिंग फैक्टर है तो वो IN से हम लिखेंगे, गोनेडोट्रोफिन जैसे सोमेटोट्रोफिन ऐसे। जी, उनको IN भी लिखा जाता है, IC से भी लिखा जाता है, जैसे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके सर। नंबर 8, iodine is added to commercially prepared table salt to help prevent deficiencies of this essential mineral. Which gland requires iodine to function properly?
तो आप याद कीजिए आयोडीन इज द कंपोनेंट ऑफ ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसमें 3 आयोडीन एटम होते हैं और टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसमें 4 आयोडीन एटम्स होते हैं और ये दोनों हार्मोन्स दरअसल थायराइड से सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ग्लैंड है जो आयोडीन रिक्वायर करता है टू मेक द हार्मोन्स, वो ये थायराइड ग्लैंड होगा। Number 9, stretch receptors in the carotid artery of human play an important role in the regulation of the blood pressure। देखो स्ट्रेच रिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेशर रिसेप्टर्स को कहा जाता है। ये कैरोटिड आर्टरी में जो पाए जाते हैं ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, और इसी तरह से दोज विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द GIT वो हंगर की सेंसेशन को प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। अच्छा, नंबर 10, What do insulin and epinephrine have in common? यानी दोनों में सिमिलैरिटी क्या है इंसुलिन और एपिनेफ्रीन के अंदर, कि दे बोथ फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर। तो इसमें एपिनेफ्रीन तो केमिकल मैसेंजर के तौर पर काम करता है, नहीं केमिकल मैसेंजर के तौर पर तो दोनों काम करते हैं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। न्यूरोट्रांसमीटर की बात होती तो उसमें ये एपिनेफ्रीन को, जैसे ये आखिरी ऑप्शन है बोथ फंक्शन एज न्यूरोट्रांसमीटर, तो एपिनेफ्रीन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है बट नॉट इंसुलिन। अच्छा, बोथ बाइंड द सेम रिसेप्टर, गलत है ये, एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर अलग हैं और इंसुलिन के रिसेप्टर्स अलग हैं। और इसी तरह से दे आर बोथ इन्वॉल्व्ड इन द फाइट और फ्लाइट। एपिनेफ्रीन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है लेकिन इंसुलिन नहीं होता। लेकिन देखिए इनके बारे में जो कॉमन कैरेक्टर हो सकता है वो पहला ऑप्शन है कि बोथ फंक्शन एज अ केमिकल मैसेंजर, यानी हार्मोन्स हैं दोनों, ये इनका कॉमन फीचर हो सकता है। अच्छा, नंबर 11, स्पर्म्स सेल्स आर स्टोर्ड विद इन ह्यूमन मेल्स इन द, तो देखो स्टोरेज, ये अभी हम बात कर रहे थे कि स्पर्म की स्टोरेज कहाँ पर होती है। सो इट इज कैरिड आउट इन द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस इज द स्पर्म स्टोर हाउस। सेमिनिफेरस के अंदर इसकी फॉर्मेशन होगी, जबकि सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट्स मिल्की सिक्रेशन कॉल्ड द सीमेन, उसमें सेमिनल वेसिकल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा एंड टू सम एक्सटेंट प्रोस्टेट ग्लैंड उसके अंदर ऐड करता है। तो ये इस तरह से डिफरेंट रोल्स ये मिलकर परफॉर्म करे होते हैं, लेकिन स्टोरेज का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो एपिडिडाइमस। नंबर 12, अ प्राइमरी रिस्पॉन्स बाय द लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स आप याद कीजिए, ये हमने नाम दिया था इंटरस्टिशियल सेल्स को, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान होते हैं। interstitial cells, so these interstitial cells are also called Leydig cells. So in Leydig cells in the testis, to the presence of the luteinizing hormone is an increase in the synthesis and the secretion of। तो अब देखो Leydig cells से कौन सा हार्मोन है जिसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन इंक्रीज होगी। तो Leydig सेल से दरअसल ये टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जिसकी सिक्रीशन होती है, और ये सिक्रीशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रमोट करता है। और मैंने इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आप याद कीजिए कि एक और नाम भी आपको बताया था कि मेल बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इसी वजह से ICSH कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। नंबर 13, रेस्टिंग मोटर न्यूरॉन इज एक्सपेक्टेड टू। देखो मोटर न्यूरॉन जब रेस्ट की हालत में होता है तो ऐसी सूरत में टू बी इक्वली परमिएबल टू सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। सोडियम और पोटाशियम आयंस के लिए उसकी परमिएबिलिटी इक्वल होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पोटाशियम आयंस तो रेस्टिंग न्यूरॉन में लीक हो रहे होते हैं क्योंकि वो एक नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट आपको बताया था, उससे पोटाशियम आयंस का रिलीज आउटवर्ड हो रहा होगा, लेकिन सोडियम आयंस उस वक्त मूव नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब है कि परमिएबिलिटी फॉर सोडियम एंड पोटाशियम एक जैसी नहीं होगी। अच्छा, टू हैव हाई परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस, सोडियम आयंस के लिए तो उस वक्त वो परमिएबल है ही नहीं रेस्टिंग हालत में। रिलीजेज लॉट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोलिन भी रिलीज नहीं होगा क्योंकि ये तो इम्पल्स जब कंडक्ट होती है तब का इवेंट है। एंड टू हैव लो परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस, यस एग्जैक्टली ट्रू अबाउट द रेस्टिंग मोटर न्यूरॉन, क्योंकि उस वक्त उसकी सोडियम आयंस के लिए जो परमिएबिलिटी है वो लो है, और जैसे उसको स्टिमुलस मिलेगा तो सोडियम आयंस के लिए उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, सोडियम गेट खुलेंगे और सोडियम अंदर साइटोप्लाज्म में रश करेगा। तो इस वजह से जी बेटा। सर लेकिन उस टाइम तो सर ये वो है ना कि जब पोटाशियम जो है वो 2 टाइम्स जो है और सोडियम 3 टाइम्स जो है,
नहीं बेटे, वो तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी है ना, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी, वो तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है ना, उसको हम परमेबिलिटी से रिलेट नहीं करेंगे। किसी भी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी से मुराद ये होती है कि वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी चीज़ को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर न्यूरॉन मेम्ब्रेन आम हालत में जब वो रेस्ट की हालत में होगी तो न्यूरॉन मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम ज़्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं, और अंदर पोटाशियम ज़्यादा और बाहर कम। तो पोटाशियम थोड़ा बहुत लीक हो रहे होते हैं, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन याद कीजिए कि उसमें आपको एक फैक्टर बताया था ना, वो थोड़ा बहुत लीक हो रहे होते हैं जी, वो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट के जरिए तो वो लीक हो रहे होते हैं, लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ रहे होते हैं, तो सोडियम के लिए उसकी परमेबिलिटी लो होगी ना, ये इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन हम इसको पिक कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 14, द ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ, उसमें फोर ब्रेन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता ब्रेन स्टेम के अंदर, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन जैसे मैंने कहा ये नहीं हम इंक्लूड करेंगे, हाइंड ब्रेन ओनली, ये गलत हो जाएगा। तो ये मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम। अच्छा, 15, which of the following endocrine disorder is not correctly matched with its malfunctioning gland? तो इसमें देखो ये जैसे टेटनी पैराथायरॉइड, तो पैराथायरॉइड से रिलीज होने वाला हार्मोन पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन कम सिक्रीट हो, हाइपोसिक्रीशन, तो ऐसी सूरत में कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाता है एंड लो ब्लड कैल्शियम लेवल कॉजेज द टेटनी। दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू इट्स ग्लैंड। अच्छा, ग्वाइटर ये स्वेलिंग ऑफ नेक को कहते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये थायराइड ग्लैंड की मेल फंक्शनिंग का नतीजा है, लिहाजा यहाँ पर ये नॉट करेक्टली मैच आपसे पूछा गया था, तो नॉट करेक्टली मैच में फिर यही नॉट करेक्टली मैच्ड है। अदरवाइज डायबिटीज़ ये पैंक्रियाज यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहान उसकी मेल फंक्शनिंग की वजह से हो सकता है, और जैगेंडिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, तो बाकी सारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से इसको हम पिक कर रहे हैं। Number 16, the secretions of follicle stimulating hormone from the pituitary is reduced by, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH की, ये follicle stimulating hormone FSH, इसकी सिक्रीशन रिड्यूस कैसे होती है? तो इसमें वैसोप्रेसिन इसकी सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इनहिबिन, या फिर ये ऑक्सीटोसिन। तो दरअसल यहाँ पर बाकी तो कोई हार्मोन इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन इनहिबिन हार्मोन ये मेल स्पेसिफिक हार्मोन है जो कि टेस्टिस में मौजूद सर्टोलाइज सेल से सिक्रीट होता है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय सर्टोलाइज सेल्स। तो ये जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेल से ये सिक्रीट होगा, और इस हार्मोन का काम होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। और स्पर्म प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करता है ये? एक्चुअली इट इनहिबिट्स द FSH, क्योंकि FSH ने स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना होता है, और जब ये FSH इनहिबिट होगा तो लिहाजा स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हार्मोन था जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज द राइट आंसर। नंबर 17, अ सेल दैट कंटेन्स proteins enabling a hormone to selectively bind to its plasma membrane is called। तो देखो एक ऐसा सेल जिसके ऊपर कोई प्रोटीन मौजूद है, एंड दैट प्रोटीन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन, वो उसके ऊपर हार्मोन आकर बाइंड करेगा उस प्रोटीन पर। तो वो सेल जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस तरह की प्रोटीन है, यानी रिसेप्टर मौजूद है, जिस सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है फॉर द बाइंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन, तो वो सेल क्या कहलाएगा? क्या वो एंडोक्राइन सेल कहलाएगा, या फिर वो टारगेट सेल कहलाएगा, या प्लाज्मा सेल, या फिर सिक्रेटरी सेल? तो एक्चुअली द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ पर टारगेट सेल होगा, क्योंकि हार्मोन कि जिस सेल के ऊपर जाकर इन्फ्लुएंस कॉज करता है वो उसका टारगेट सेल कहलाता है, और उस टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर उसका रिसेप्टर मौजूद होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर टारगेट सेल सूट कर रहा है इस स्टेटमेंट के साथ। 18, बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, हाउ डू दीज हार्मोन्स प्रिवेंट द प्रेगनेंसी? तो ये आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन का रोल बताया था कि ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं। एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द पिट्यूटरी फ्रॉम सिक्रेटिंग FSH एंड LH, प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन। ठीक है ना,
वो जेनेसिस होगी और ना ही ओव्यूलेशन होगी। ये दोनों हार्मोन एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन की मौजूदगी में इनहिबिट हो रहे होते हैं, तो इस तरह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। अदरवाइज अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो इट ट्रिगर्स द प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन, ये भी गलत है। इट कॉजेज द कॉर्पस ल्यूटियम टू डीजनरेट, ये भी गलत है, ये तो वैसे ही ओव्यूलेशन के बाद बनता है। इट कॉजेज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू बी स्लॉड ऑफ, तो ये भी नहीं है। असल में ये ए ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल होगा। नंबर 19, ईच फंक्शनल एरिया इन द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 सब एरियाज। तो वो 3 सब एरियाज किसी भी फंक्शनल एरिया के क्या कहलाते हैं? देखो सेरिब्रम के अंदर, उसकी लोब्स के अंदर ये फंक्शनल एरिया होते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे विजन के लिए विजुअल एरिया, टेस्ट के लिए टेस्ट एरिया, गस्टेटरी एरिया जिसे कहते हैं। तो ईच फंक्शनल एरिया इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, सब एरियाज। वो कौन से हैं? सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड मिक्स नहीं है, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड द मोटर एरिया। सी मस्ट बी द राइट आंसर। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये भी गलत है, और ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया, ये तो वैसे ही फंक्शनल एरिया की एग्जांपल्स हैं। लिहाजा किसी भी फंक्शनल एरिया की जो सब डिविजन्स हैं वो सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड द मोटर एरिया होंगे। नंबर 20, mature human sperms and the ova are similar in that, देखो ये फीमेल गैमीट है, दिस इज फीमेल गैमीट, और इसके मुकाबले में स्पर्म इज अ मेल गैमीट। तो इन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्यूबर्टी अंटिल डेथ। ये बात स्पर्म्स के लिए तो दुरुस्त होगी, लेकिन ओवा के लिए ये दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि ओवा की प्रोडक्शन मीनोपाज तक होती है और मीनोपाज के बाद ये स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग्जैक्टली ह्यूमन स्पर्म एंड ओवा बोथ हैव 23 क्रोमोसोम ईच। ठीक है, तो ये करेक्टर इन दोनों के अंदर बिल्कुल यकसा होगा। दे आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज, नो, स्पर्म काफ़ी छोटे साइज का होता है, ओवम इसके मुकाबले में बड़े साइज का होता है, सेम साइज है नहीं। दे ईच हैव अ फ्लैजेलम दैट प्रोवाइड्स मोटिलिटी, ये स्पर्म के मुतालिक ठीक होगा बट नॉट फॉर ओवम, ये नॉन मोटाइल है, तो लिहाजा राइट आंसर सिर्फ ये क्रोमोसोम नंबर वाला बनेगा, दैट इज बी। अच्छा, उसके बाद 21, when an individual is subject to short term starvation, most available food is used to provide the energy, that is metabolism, rather than building blocks, that is growth and repair। यानी ज़्यादातर जो उसको फूड अवेलेबल था वो एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च हो रहा है, ग्रोथ और रिपेयर में वो खर्च नहीं हो रहा। विच हार्मोन वुड बी पर्टिकुलरली एक्टिव इन टाइम्स ऑफ द फूड शॉर्टेज, ऐसी हालत में, जैसे मिसाल के तौर पर उसने रोज़ा वगैरह रखा हुआ था, ये शॉर्ट टर्म ऑफ स्टारवेशन हो सकती है, तो ऐसी सूरत में कौन सा हार्मोन उसमें ज़्यादा होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रिलेशन ये हंगर के साथ नहीं है। इंसुलिन हार्मोन, ये तो ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो तब प्रोड्यूस होता है, यानी किसी शख्स ने अगर कोई दावत उड़ाई हो ना, फिर पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इंसुलिन है। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है कि वो काफ़ी देर भूखा रहा है, तो ऐसी सूरत में ग्लूकागोन है जो उसको सपोर्ट दे रहा है, उसके अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज उसको रिलीज़ करवा रहा है। ठीक है, तो ये ग्लूकागोन का रोल यहाँ पे आएगा। नंबर 22, अ मैन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम एन एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, a loss of appetite and extreme thirst, a brain scan shows a tumor located in the, तो यानी यहाँ पर ये सारा जो सिनेरियो बना के आपको दिया है, इसमें दरअसल पूछने का मकसद ये है कि वो कौन सा पार्ट है जो इन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये ट्यूमर बना होगा और ये फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं तो वो पार्ट असल में अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा ना। तो एक्चुअली ये सारे फंक्शन है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, पोन्स या राइट सेरिबुलर हेमिस्फीयर या सेरिबुलम से रिलेटेड ये फंक्शन नहीं है। हाइपोथैलेमस द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द टेम्परेचर, ये एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है और ये जो थर्स्ट वगैरह उसको भी ये कंट्रोल करता है। सो देयरफॉर हाइपोथैलेमस में वो ब्रेन स्कैन जो आप देख रहे हैं उसमें ट्यूमर उस हाइपोथैलेमस में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, नंबर 23, विच इवेंट इज इन्वॉल्व इन द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक में मोर ब्लड फ्लो टू द लिम्स, पैरासिम्पथेटिक में तो ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी ट्रंक में कन्फाइंड रहता है, ज़्यादा ब्लड लिम्स की तरफ उस वक्त नहीं होता। ठीक है, तो लिम्स में तो सिंपथेटिक डिवीजन के दौरान जाता है। अच्छा,
विच इवेंट इज इन्वॉल्व? अच्छा, एक्सेलरेटेड हार्ट बीट, एक्सेलरेटेड हार्ट बीट जी। तो एक्सेलरेटेड हार्ट बीट ये भी सिंपैथेटिक डिवीजन की एक एक्टिविटी है। इनहिबिटेड डाइजेशन ये पैरासिम्पैथेटिक का है, बिल्कुल इनहिबिटेड नहीं, ये सिंपैथेटिक, सॉरी, सिंपैथेटिक डिवीजन में डाइजेशन अफेक्ट हो जाएगा और सलाइवा की सिक्रेशन भी कम हो जाती है। यस, ये भी सिंपैथेटिक से डिवीजन रिलेटेड है, यानी इसमें भी सिंपैथेटिक इन्वॉल्व है, इसमें भी सिंपैथेटिक है और इसमें भी सिंपैथेटिक है। बट कंस्ट्रक्टेड प्यूपल, सिंपैथेटिक में प्यूपिल डायलेट कर जाता है, सो दिस इज द ओनली, डायलेट होता है। हाँ जी, सिंपैथेटिक में डायलेट होता है ना, तो ये कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल, दिस इज द ओनली इवेंट विच इज इन्वॉल्व इन द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, लिहाजा यही आंसर बनेगा यहाँ। नंबर 24, for a neuron with an initial membrane potential at -70 millivolt, an increase in the movement of the potassium ions out of that neuron's cytoplasm would result in, देखो अगर आप किसी न्यूरॉन में देखते हैं कि ऑलरेडी उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट पर है और अगर उसमें से पोटेशियम आयंस का मजीद लॉस हो जाता है तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अगर पोटेशियम आयंस मजीद निकल जाते हैं तो ऐसी सूरत में सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इनटू द वुड रिजल्ट्स इन सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इनटू द सेल्स, कि दोनों सेल्स के अंदर आएंगे, या सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम आयंस इनटू द सेल। ये मुझे लगता है ये कोई ऑप्शन में गड़बड़ हो गए हैं। जस्ट अ मिनट। फॉर अ न्यूरॉन विद एन इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस of that neuron would result in sodium। सर वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हाँ जी, मोर नेगेटिव होना चाहिए। ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मर्ज हो गए हैं, तो वो असल में हाइपर पोलराइज हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दूसरे थे, वो यहाँ पर नहीं आए। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो हाइपर पोलराइजेशन पॉसिबल है कि ऑलरेडी पोलराइज स्टेट तो है लेकिन -70 मिलीवोल्ट से भी ये जब पोटेंशियल नीचे जाएगा तो उसको हम हाइपर पोलराइजेशन अज्यूम करेंगे अगर पोटेशियम आयंस और ज़्यादा बाहर निकल गए। तो ये ऑप्शन इसके साथ सूट नहीं कर रहे हैं, ये गलती हो गई यहाँ पर, मिस्टेक है, इसको रिजेक्ट कर दें ये जो क्वेश्चन है। अच्छा 25, which of the following is the most likely explanation for the hypothyroidism in a patient whose iodine level is normal? तो अगर किसी शख्स में आयोडीन नॉर्मल है तो इसके बावजूद उसमें T3 T4 प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो फिर रीज़न पीछे कहीं होगा। पीछे कहाँ पर होगा कि डिसप्रपोर्शनेट प्रोडक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव फीडबैक ऑफ कैल्सिटोनिन भी नहीं होगा। हाइपो सीक्रेशन ऑफ द टीएसएच, क्योंकि टीएसएच दरअसल इन दोनों हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है ना, और अगर किसी शख्स में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है इसके बावजूद हाइपोथायरॉयडिज्म उसके अंदर हो रहा है, उसमें ये हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब फिर पीछे टीएसएच प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा होगा जिसकी वजह से ये दोनों हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही, हालांकि आयोडीन की कंसंट्रेशन उसके अंदर नॉर्मल है, और अगर उसके अंदर ये टीएसएच का लेवल नॉर्मल हो और इसके बावजूद ये हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर क्या कॉज होगा? फिर आयोडीन डेफिशिएंसी उसका कॉज हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर ये सी होगा। नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मोन इज इनकरेक्ट? हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें कि दे आर सीक्रेटेड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। डेफिनेटली हार्मोन्स आर ऑलवेज सीक्रेटेड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसा कि blood is also a kind of extracellular fluid. All hormones also act as neurotransmitter। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर जरूर होते हैं लेकिन all hormones are not neurotransmitter, लिहाजा इनकरेक्ट में हम इसको इनकरेक्ट मान सकते हैं। They communicate messages throughout the body, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दे सर्कुलेट इन द ब्लड, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो सिर्फ यही ऑप्शन है जो इनकरेक्ट मुमकिन है। नंबर 27, बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट्स व्हिच पेयर बिलो कुड बी कंसिडर्ड एंटागोनिस्टिक? तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इसमें कोई शक नहीं है कि दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये ग्लूकोज की रेगुलेशन में एंटागोनिस्टिकली इन्वॉल्व होते हैं ना,
तो यही यहाँ पर आंसर पॉसिबल है। अदरवाइज हार्मोन्स एंड टारगेट्स सेल, ये इनमें कोई ऐसा एंटागोनिज्म नहीं है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इनमें भी कोई इस तरह का एंटागोनिज्म नहीं है। अच्छा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड द न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी कोई इस तरह से एंटागोनिज्म शो नहीं करते, बट ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है क्योंकि एक ही फंक्शन को डिफरेंट वे में यानी ग्लूकोज रेगुलेशन को डिफरेंट वे में रेगुलेट कर रहे हैं, यानी इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है और ये बढ़ाता है, तो इनको कहा जाएगा एंटागोनिस्टिक। दिस इज द राइट आंसर। Number 28, most of the non-cellular fluid in ejaculated human semen is composed of। तो ये जो ह्यूमन सीमेन है, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो दरअसल सेमिनल वेजिकल्स का होता है, ठीक है। तो इस वजह से कंपोज्ड ऑफ द सीक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड गलत है, इसका कंट्रीब्यूशन होता ज़रूर है लेकिन कम होगा। द सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। द सीक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेजिकल, ठीक है, तो ये सेमिनल वेजिकल ये मेनली कंट्रीब्यूट करता है, सो दिस इज द राइट आंसर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सिक्रेशन भी इसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो सिक्रेशन वो तो सेलुलर सिक्रेशन होगी ना, यानी उसमें स्पर्म्स होंगे, वो नॉन सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल है। 29, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर लोकल रेगुलेटर्स हुज बेसिक स्ट्रक्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकली ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं? ये स्टीरॉइड्स हरगिज़ नहीं है, ना ही अमाइनो एसिड से ये ड्राइव होते हैं। हाँ अलबत्ता ये फैटी एसिड, आपको याद होगा एक फैटी एसिड का नाम बताया था, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, इट इज़ अ 20 कार्बन फैटी एसिड, ये एक 20 कार्बन टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और इस टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मॉडिफिकेशन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स राइज होते हैं। दिस इज टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, नंबर 30, द सीक्रेशंस ऑफ हार्मोन ए कॉजेज अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एक्स। ठीक है, कोई प्रोटीन एक्स है और हार्मोन ए की सिक्रेशन प्रोटीन एक्स के अमाउंट के अंदर चेंज कॉज करती हैं। अच्छा, इफ दिस मैकेनिज्म वर्क्स बाय द पॉजिटिव फीडबैक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स दिस फैक्ट। देखो, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक है, यानी फिर तो ऐसा होना चाहिए कि ए हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ने से प्रोटीन एक्स की सिक्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, तब ये पॉजिटिव होगा। तो आप ऑप्शंस में देखिए कि एन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अ डिक्रीज इन एक्स कॉजेज अ डिक्रीज इन द ए। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक तब होगा अगर ए की कंसंट्रेशन के साथ एक्स की कंसंट्रेशन रिलेट कर रही हो ना, फिर तो ये तो एक्स के साथ इसको ये इस तरह रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं आता। एन इंक्रीज इन एक्स कॉजेज अ डिक्रीज, ये तो वैसे ही नेगेटिव है। अच्छा, अ डिक्रीज इन ए कॉजेज एन इंक्रीज इन एक्स, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। एन इंक्रीज इन ए कॉजेज एन इंक्रीज इन एक्स, यस, अगर ए हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और प्रोटीन एक्स भी इंक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव फीडबैक कराएगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। नंबर 31, पिक द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ऑड वन आउट पिक करने का मतलब ये है कि 3 ऑप्शन से एक ऑप्शन थोड़ा सा अजनबी होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, आपने उसको पिक करना है। सो इट्स स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करनी है। इट्स डॉर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल जो डॉर्सल रूट है वहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये बात तो दुरुस्त है। कंटेन्स CSF इन इट्स सेंट्रल न्यूरॉन, सेंट्रल कैनाल जो है उसके अंदर CSF मौजूद होता है बिल्कुल। इज हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गन, ये भी सही है। इट्स आउटर पोर्शन इज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर, नो, इट्स आउटर पोर्शन इज मेड अप ऑफ द वाइट मैटर, सो दिस इज ऑड। बाकी सारे जो हैं वो आपस में स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिलेट करें, बट दिस वन नॉट रिलेटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, ये ऑड है, तो इसी को पिक करना था हमने। 32, रेस्टिंग मोटर न्यूरॉन इज एक्सपेक्टेड टू, तो रेस्टिंग मोटर न्यूरॉन उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? टू बी इक्वली परमिएबल टू सोडियम पोटेशियम आयंस। सर ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन।
आई एम सॉरी, Yes. हाँ पहले भी आया था, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भी आया है। तो हैव हाई परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी, ये आंसर था ना इसका, बिल्कुल यस, एक्सपेक्टेड टू हैव लो परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस। चलें जी, अच्छा नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स क्लास। तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन पेप्टाइड हार्मोन, ये पहला ही ऑप्शन ऐसा आ गया जो इनकरेक्टली पेयर्ड है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ये पेप्टाइड हार्मोन वाली क्लास से ताल्लुक नहीं रखता। अभी इसका जिक्र हुआ कि ये फैटी एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो यही आंसर यहाँ पर होना चाहिए, इनकरेक्टली पेयर्ड। बाकी आप देखिए कि न्यूरोट्रांसमीटर लोकल रेगुलेटर्स हैं, बिल्कुल है, इंसुलिन प्रोटीन इन नेचर है, और एस्ट्रोजन Sir? स्टीरॉयड हार्मोन। जी बेटा, पर ये लोकल रेगुलेटर का बता दें। बेटे दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक को कहते हैं लोकल हार्मोन, और दूसरा जो होता है ना वो सिस्टमिक हार्मोन होता है, वो पूरे सिस्टम में फैल जाता है। लोकल हार्मोन हम उसको कहते हैं जो जिस जगह प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे इफेक्ट कॉज कर रहा होता है। तो जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन्स होते हैं, हिस्टामिन लोकल हार्मोन्स में इंक्लूड किए जाते हैं, इनको लोकल रेगुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, ये भी लोकल रेगुलेटर्स हैं, क्योंकि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं, तो ये भी लोकल रेगुलेटर कहलाते हैं। अच्छा 34, द ब्रेक डाउन एंड द डिस्चार्ज ऑफ द सॉफ्ट यूट्राइन टिश्यूज दैट अकर्स इफ नो एग इज फर्टिलाइज्ड इज कॉल्ड। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मीनोपाज इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, लैक्टेशन वैसे ही मिल्क प्रोडक्शन को कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। अच्छा नंबर 35, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स वुड लाइकली, अगर किसी शख्स का सेमिनल वेसिकल रिमूव कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा। तो सेमिनल वेसिकल का रोल याद कीजिए, अभी भी आपको बताया था कि ये सीमेन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, जो वाइटिश मिल्की फ्लूइड होता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, उसके अंदर ये मेनली कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी सर्जिकल रिमूवल के नतीजे में कॉजेज द टेस्टिस टू माइग्रेट बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, नो। कॉजेज द स्टेरिलिटी बिकॉज स्पर्म वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, स्पर्म तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने प्रोड्यूस करने थे, सेमिनल वेसिकल हैज नो रोल इन द स्पर्म प्रोडक्शन, वो अपनी जगह पर प्रोड्यूस होंगे, इस वजह से स्टेरिलिटी यहाँ पे मुमकिन नहीं है। कॉज स्टेरिलिटी बिकॉज द स्पर्म वुड नॉट बी एबल टू एग्जिट द बॉडी, नहीं, स्पर्म को अगरचे मूव करवाने में ये जो फ्लूइड मीडियम है बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सेमिनल वेसिकल के अलावा दूसरे जो ग्लैंड्स जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूथरल ग्लैंड की भी कुछ सीक्रेशंस में ऐड हो रही होती हैं, इस वजह से स्पर्म तो इजैकुलेट होंगे। ग्रेटली रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है सीमेन के अंदर वो सेमिनल वेसिकल का था। अगर ये सेमिनल वेसिकल सर्जिकली रिमूव हो चुके हैं तो ऐसी सूरत में जो वॉल्यूम ऑफ सीमेन होगा वो ग्रेटली रिड्यूस कर जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। नंबर 36, which of the following glands is controlled directly by the hypothalamus or the central nervous system but not the anterior pituitary। तो उसमें देखो ओवरी एंड टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस के ऊपर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, तो ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रहा है। थायराइड उसके ऊपर TSH का इन्फ्लुएंस होता है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रहा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स आप याद करें उसके ऊपर ACTH का इफेक्ट होता है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये तीनों ऐसे हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रहे हैं। बट एड्रीनल मेड्यूला जिनसे दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, वन ऑफ देम इज नोन एज एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन, एपिनेफ्रीन, और इसी तरह से नॉर एपिनेफ्रीन। ये दोनों हार्मोन्स एक्चुअली रिलीज होते हैं कब, जब स्ट्रेस सिचुएशन होती है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो दरअसल एड्रीनल मेडुला को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा और इसके रिस्पांस में ये दोनों हार्मोन मेड्यूलरी हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंडर कंट्रोल नहीं, ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी 37, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द 3 phases ऑफ द ओवेरियन साइकिल आर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद
रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से अगर किसी चीज़ को हम अरेंज करें तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब उसमें ओवेरियन साइकिल का पूछ रहा है, वो ओवेरियन साइकिल के जो फेजेस हैं उसमें उनको सिर्फ आपने कंसिडर करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिलेटेड टू द यूट्राइन साइकिल, इस वजह से इसको आप रिजेक्ट कर दें क्योंकि ये बीच में आ रहा है ना, इसको आप रिजेक्ट कर दें। हमने किसी भी ऐसे ऑप्शन को पिक नहीं करना जिसमें यूट्राइन साइकिल का इवेंट हो। अगेन सेकेंड ऑप्शन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र आ रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज का जिक्र आ रहा है, ये भी यूट्राइन साइकिल का फेज है। अच्छा, फिर देखो प्रोलिफरेटिव है, प्रोलिफरेटिव भी ये यूट्राइन साइकिल का पार्ट होता है, ये भी नहीं आएगा। अच्छा, फॉलिक्यूलर ओव्यूलेशन ल्यूटियल, यस, ये तीनों ओवेरियन साइकिल के फेजेज हैं और पहला फेज इसमें फॉलिक्यूलर, दूसरा ओव्यूलेशन, तीसरा ल्यूटियल। ये बिल्कुल करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया हुआ है एंड दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट होगी बात। अच्छा, 38 वेयर CSF इज प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ है? आउटसाइड द न्यूरॉन मौजूद होता है। ये आउटसाइड द न्यूरॉन तो वैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, CSF को हम ये नहीं कह सकते कि वो आउटसाइड द न्यूरॉन हर जगह पे मौजूद है। ये ऑप्शन किसी हद तक दुरुस्त हो सकता था अगर सही ऑप्शन ना मौजूद हो, जैसे बिटवीन द मेनिंजेस एंड द क्रेनियल बोन्स, नहीं, क्रेनियल बोन्स और मेनिंजेस के दरमियान भी नहीं है। इनसाइड द न्यूरॉन तो हो ही नहीं सकता। बिटवीन द एरेक्नोइड एंड द पाया मैटर, यानी ये जो मिडल लेयर और इनर मोस्ट लेयर होती है मेनिंजेस की, वहां दरअसल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है। अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर आप ये पहले वाले आउटसाइड द न्यूरॉन वाले को आप पिक कर सकते थे, अदरवाइज आप ये इसकी मौजूदगी में इसकी तरफ नहीं जाएंगे। सो द राइट आंसर बिटवीन एरेक्नोइड एंड पाया मैटर। नंबर 39 विच हार्मोन एक्सर्ट्स एंटागोनिस्टिक एक्शन टू पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ एंटागोनिस्टिक एक्शन कौन शेयर करता है? और वो एक ही है, दैट इज कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ये सब इनका डिफरेंट रोल है। पैराथॉर्मोन कैल्शियम लेवल को इंप्रूव करता है, ब्लड में अप करता है, जबकि कैल्सिटोनिन उसको डाउन करता है। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। नंबर 40 एक्शन पोटेंशियल्स मूव अलोंग एक्सोन्स। एक्शन पोटेंशियल एक्सोन के अलोंग जब मूव करते हैं तो मोर स्लोली इन द एक्सोन्स ऑफ लार्ज देन द स्मॉल डायमीटर। तो जो लार्ज डायमीटर वाला एक्सोन होगा और एज कम्पेयर टू स्मॉल, तो क्या लार्ज वाले में स्लो मूव करेंगे? नो, लार्ज में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, स्मॉल में कम। तो ये वाली बात तो दुरुस्त नहीं है। बाय एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप एट ईच पॉइंट अलोंग द एक्सोनल membrane, action potential moves along the axon. तो by activating the sodium potassium pump at each point, अच्छा ये वाला पॉइंट इसको जहन में रखते हैं हम और देख लें, more rapidly in the myelinated than in the non myelinated axon। ये वाली बात ज़्यादा दुरुस्त है। देखो माइलिनेटेड एक्सोन में जो इम्पल्स है वो दरअसल, या एक्शन पोटेंशियल, वो दरअसल जंपिंग एक्शन पोटेंशियल होता है जिसको साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं, और नॉन माइलिनेटेड के अंदर स्मूथ इम्पल्स होगी, नॉन साल्टेटरी। सो ये वाली बात ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। बाय द डायरेक्ट एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन, तो ये भी इसके साथ प्रॉपर मैच नहीं कर रही बात। तो यहाँ पर मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन ये सी बनेगा कि एक्शन पोटेंशियल। ये बी का क्या मतलब? बी जी, सेकंड वन देखो ये कहते हैं कि बाय एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप एट ईच पॉइंट अलोंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन। देखो सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी है ना, उसको कोई स्टिमुलस से एक्टिवेट नहीं कर रहा होता। इट इज एक्चुअली कंटिन्यूअस एक्टिविटी that remains continue throughout action potential and the resting membrane potential। ये ऐसा नहीं है कि कभी स्टॉप हो जाए और कभी एक्टिवेट हो जाए, ये मुसलसल जारी रहती है। लिहाजा ये बाय एक्टिवेटिंग ये गलत हो जाएगी बात। क्लियर होगी बात? Yes. 41 the regions from which sympathetic nervous system arises। तो sympathetic nervous system कहाँ से राइज होता है? वो स्पाइनल कॉर्ड का जो मिडल पोर्शन है वहां से राइज होता है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड का मिडल पोर्शन कौन सा होता है? दरअसल थोरेसिक और लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहां से ये ओरिजिनेट होगा, ठीक है। द रीजन फ्रॉम वेयर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइजेस, वो लंबर और थोरेसिक रीजन है, दरमियान वाला, ठीक है। 42 इन ह्यूमन
द फॉलिक्यूलर सेल्स दैट रिमेन बिहाइंड द ओवरी फॉलोइंग ओव्यूलेशन बिकम, तो ये जो मेच्योर फॉलिकल होता है ना, जब ओव्यूलेशन कर देता है उसमें से एग निकल जाता है, तो फिर उसका क्या बनेगा, द थिकेंड पोर्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल वो बना देता है, या स्टीरॉइड हार्मोन सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द कार्पस ल्यूटियम। यस एग्जैक्टली, ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो रप्चर्ड फॉलिकल इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम, या स्वेप्ट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, या ओवेरियन एंडोमेट्रियम शेड एट द टाइम ऑफ द मेंसेस। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो यही है कि जो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, एग उसमें से निकल जाएगा, तो और रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। Number 43, sodium potassium pump across the membrane actively transports. Sodium potassium pump across the membrane actively क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, 3 पोटाशियम आइंस, 3 पोटाशियम आइन तो नहीं होते, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दें, 2 पोटाशियम आइंस, यस ये ठीक है, 2 पोटाशियम आइंस आउट नहीं, पोटाशियम आइंस इन मूव करते हैं ना, ये भी गलत हो गया, 2 सोडियम आइंस ये भी गलत है, 3 सोडियम आइंस आउटवर्ड एंड 2 पोटाशियम, यस, the last option is the correct one. Number 44, absolute refractory period during nerve impulse conduction is the period of, तो जब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है उस वक्त क्या होता है, रीपोलराइजेशन होती है या डीपोलराइजेशन होगी, या बोथ रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, या नाइदर रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। तो एक्चुअली जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन होती है, उसमें ये रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन कोई नहीं है, ठीक है, तो उसमें हाइपर पोलराइजेशन होगी और न्यूरॉन become unable to take another stimulus. Okay, so this D is the correct one. Number 45, incorrect chronological order the 3 phases of the uterine cycle. पहले ओवेरियन साइकिल आपसे पूछी गई थी, अब यूट्राइन साइकिल के इवेंट आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यूट्राइन साइकिल जी मेंस्ट्रुअल फेज यूट्राइन साइकिल का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद मेंस्ट्रुअल के बाद प्रोलिफरेटिव आ जाता है, फिर सिक्रेटरी। यस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही ऑर्डर गिवन है। अदरवाइज फॉलिक्यूलर ये जहाँ पर भी वर्ड आ रहा है ये ओवेरियन साइकिल्स के इवेंट, इसको इग्नोर कर देंगे, अगरचे यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल, लेकिन ओव्यूलेशन ये फिर ओवेरियन साइकिल का इवेंट है, और ल्यूटियल भी, तो इस वजह से इसको भी रिजेक्ट करेंगे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 46, the potential difference between outside and inside a nerve before excitation is known as, देखो जो potential difference outside and inside पाया जाता है नर्व इम्पल्स में रेस्ट की हालत में, बिफोर एक्साइटेशन का मतलब है कि अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल ही कहलाता है ना, तो दिस सी इज द राइट वन। नंबर 47, द ऑपरेशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप मूव्स, क्या मूव करता है सोडियम पोटेशियम पंप, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन, या द रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आइंस विद द कैल्शियम आइंस, या रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आइंस विद द सोडियम आइंस, या डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन। तो एक्चुअली देखो इस सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि उसने रिप्लेस करना होता है पोटेशियम आइंस विद द सोडियम आइन, क्योंकि जब रीपोलराइजेशन होती है तो पोटेशियम आयन काफ़ी सारे बाहर निकल चुके होते हैं ना, तो जब वो पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं तो आउटर सरफेस बिकम मोर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ द पोटेशियम आयंस। अब उन पोटेशियम आयंस को वापस अंदर और सोडियम आयंस को वापस बाहर निकालना है, जिस मकसद के लिए ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। सो दिस रिप्लेसेस द पोटेशियम आयंस विद द सोडियम आयंस, दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 48, fertilization of the human egg usually takes place in the oviduct. Yes, बाकी ऑप्शंस के मुकाबले में the right answer is oviduct. जी बेटा। सर ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, अभी आपने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस विद सोडियम आयंस, तो शुरू में तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो तो सिंपली दोनों मूव करते हैं, उसमें तो कोई रिप्लेसिंग नहीं होती। बेटे आपने देखो लेक्चर आप याद करें, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन यहाँ पर सपोज करो कि ये पंप लगे हुए हैं, ठीक है,
तो ये सर वो लास्ट में वो याद है मुझे, आपने लास्ट में कहा था कि जब ज्यादा मतलब पोलराइज हो तो उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा हम करते, लेकिन शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुरू में ऐसा क्या नहीं होता? तो ऑपरेशन ऑफ द सर वो सोडियम तो सिंपली दोनों सिर्फ मूव करते, वो तो दोनों मूव करते, एक नहीं ना। दोनों ही मूव कर रहे हैं ना बेटा जी, ये एक्टिविटी चल रही होती है ना, रुक तो नहीं गया। ऐसा तो नहीं है कि न्यूरॉन बिल्कुल एक रेस्ट पर कोई घंटों के लिए चला गया, और ज़रा सी देर के लिए रेस्ट पर गया है तो उसके बाद फिर दोबारा इम्पल्स कंडक्ट होनी है ना। और जब भी इम्पल्स कंडक्ट होनी है तो बाहर की जो सरफेस मोर पॉजिटिव है वो पोटाशियम आयन की वजह से हो जाएगी, तो फिर पोटाशियम आयंस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर और सोडियम आयंस को वापस बाहर निकाला जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट पोटाशियम आयन की सोडियम आयंस के जरिए ये सर इसके दो फंक्शंस है। दो फंक्शन क्या मतलब बेटा? सर मतलब शुरू में जो बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक में शुरू में मतलब दोनों सिर्फ मूव करते हैं। एक सोडियम जो है वो सोडियम 3 जो है वो बाहर जाते हैं और पोटाशियम जो है वो 2, लेकिन जो अगर पोटाशियम ज्यादा 2 अंदर आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ अंदर आ रहे हैं। अगर ज्यादा पोलराइज हुआ ना वो तो उसके बाद फिर ये पोटाशियम जो है ना उसकी जो रिप्लेसिंग आपने कहा ये होगी, तो ये दो फंक्शन नहीं हुए। दो फंक्शन नहीं है ना बेटा, देखो इसका असल मकसद है ही ये वाला, ये इसका जो एक्चुअल पर्पस है ना वो है इसी पोटाशियम आयन अगर वो ज़्यादा जब बाहर चले जाएंगे तो उनको वापस अंदर करना, वो इसका काम है। यानी जब हम वो डिस्कस कर रहे थे तो आपको बताया था कि रिफ्रैक्टरी पीरियड में जब वो चला जाएगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड में हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, तो अब हाइपर पोलराइजेशन से कंप्लीट रिकवरी किसकी वजह से होगी? तो उसमें हमने कहा था कि सोडियम पोटेशियम पंप है जो उसको वापस कंप्लीट रिकवरी की तरफ लेकर आएगा। और वो कंप्लीट रिकवरी कैसे होगी? व्हेन द पोटेशियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय द सोडियम आयंस। ठीक है, ये इसका असल काम होता ही है। तो दो काम नहीं है, वो आप टॉपिक के शुरू की बात कर रहे हो ना कि टॉपिक के शुरू में आपको ये बताया था, वो तो देखो टॉपिक को हमने किसी भी जगह से शुरू तो करना ही है ना। नर्व इम्पल्स एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, तो जो भी कोई ऐसा प्रोसेस यूं कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना बेटा, उसको हमने किसी एक पॉइंट से तो शुरू करना होता है ना बताने के लिए। तो हमने यहाँ से सबसे पहली जो चीज़ बताई आपको सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी समझाई थी। तो आप समझ रहे कि शुरू में तो कुछ नहीं हुआ भाई, शुरू में क्या उससे भी पहले लाजमी कोई ना कोई एक्शन पोटेंशियल तो आया होगा ना इधर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? yes, हाँ जी। तो ये असल इसका काम सिर्फ यही वाला है जी। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। द ब्लड सैंपल्स टेकन फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु हैड बीन फास्टिंग फॉर 24 आवर्स। ओहो, आजकल हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों के साथ ये कैफियत हो सकती है जो सैलाब से मुतासरीन है। अच्छा, वुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर ये 24 आवर्स तक वो अगर उसने फास्टिंग की हुई है तो ऐसी सूरत में क्या होगा? हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन तो हाई लेवल में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस वजह से इसको रिजेक्ट करेंगे हम, क्योंकि इंसुलिन तो हाई लेवल में तब होता है जब आप कोई शादी का खाना खाकर वापस आ रहे होते हैं, तो उस वक्त इंसुलिन चेक किया जाए तो उसका लेवल हाई होगा। ठीक है, और लो लेवल ऑफ इंसुलिन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकागोन, बिल्कुल ये वाला आंसर बिल्कुल रेलिवेंट है। लो लेवल ऑफ बोथ या हाई लेवल ये भी गलत है। सी भी बनता है, सी भी तो बन सकता है। लो लेवल्स ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। क्यों बेटा? देखो जब आप फास्टिंग में होंगे ग्लूकागोन भी तो खत्म हो जाएगा ना। क्यों खत्म हो जाएगा? जब आपके तो जब वो खत्म होगा फिर डेथ हो चुकी होगी, अभी बंदा जिंदा है, अभी उसको ये नहीं बताया कि वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, सिर्फ अभी 24 घंटे उसने फास्टिंग की है। और 24 घंटे ये वो तो कम हो चुका है ना सर, कम तो है ना। नहीं कम हुआ ना, अभी यही तो बता रहा हूँ कि जब वो कम होगा तो फिर बंदा जिंदा नहीं रहेगा। अगर वो बंदा चल फिर रहा है तो इसका मतलब है कि ग्लूकागोन अपना काम कर रहा है, वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस वो रिलीज करवा रहा है। ठीक है, उसको अप कर रहा है। समझ आई बात? तो ये जब कम होगा तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो 50 for normal human fertilization to occur many ova must be released। देखो नॉर्मल ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ओवर रिलीज हों। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे स्पर्म्स का रिलीज होना इंतहाई ज़रूरी है। द यूट्रस मस्ट बी एनलार्ज, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। द ओनली वन स्पर्म नीड्स पेनिट्रेट एन एग, वन एग। बिल्कुल, देखो एक नॉर्मल ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म और एक एग
के अंदर उसकी पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड है, ये फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करेगी। द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, FSH एंड LH, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सो द C इज द राइट आंसर। 51 प्रायर टू ओव्यूलेशन द स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ग्रोइंग फॉलिकल इज, ग्रोइंग फॉलिकल वही मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है ओव्यूलेशन से पहले? इनहिबिन तो नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन भी उस वक्त नहीं होता। दिस इज एक्चुअली एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इसको एस्ट्राडायोल इसका ये केमिकल नेम है, तो ये वो हार्मोन है। LH भी नहीं है, ठीक है, तो ये ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज हो रहा होता है। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन ट्रॉपिक इफेक्ट ओनली, नॉन ट्रॉपिक इफेक्ट, देखो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसका ट्रॉपिक इफेक्ट है क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, इसका ट्रॉपिक इफेक्ट है। ट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करना, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन, इसका मतलब इसका ट्रॉपिक इफेक्ट है, ये नॉन ट्रॉपिक इफेक्ट नहीं रखता। अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, it stimulates the graphene follicle to release the estrogen, it means it also has tropic effect. Melanophore stimulating hormone, it has influence upon the melanocytes, melanocytes के ऊपर ये influence करता है और वहाँ से मेलानिन की सिक्रेशन करवाता है। मेलानिन इज नॉट अ हार्मोन, ठीक है, ये स्किन पिगमेंट है, तो इसके अंदर कोई ट्रॉपिक इफेक्ट नहीं पाया जाता, ये इसका डायरेक्ट रोल यानी एक किस्म का प्राइमरी हार्मोन है, जबकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, अच्छा मैंने पहले ये इसको FSH बोल दिया था, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन की सिक्रेशन करवा रहा होता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मैंने यहाँ पे बता दिया था, ये वो हार्मोन है जो एस्ट्रोजन की सिक्रेशन करवाता है। तो प्राइमरी हार्मोन इन चारों में से सिर्फ ये C बनेगा, बाकी सारे ट्रॉपिक हैं, तो हमने यहाँ पे नॉन ट्रॉपिक इफेक्ट चूज करना था, वो यही है C। थायराइड कैसे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज T3 एंड T4, जिनको हम थायरोक्सिन्स कहते हैं ना, तो वो इसके जरिए सीक्रेट होंगे, तो इसका भी ट्रॉपिक इफेक्ट है। 53 एक्शन पोटेंशियल्स मूव अलोंग द एक्सोन, ये वही दोबारा रिपीट हो गई, ये हो गया, हाँ जी, ये आज 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलें, ये यहाँ पर हो गया, हमने क्या पिक किया था यहाँ पर कि मोर स्लोली एक्सोन नहीं, मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड, यस। 54 the testosterone is synthesized primarily by the testosterone, ये कहाँ पे synthesize होता है? तो it is synthesized primarily by the Leydig cells which are also known as interstitial cells, interstitial cells, ठीक है, तो interstitial cells या Leydig cell, यहाँ से ये testosterone ने secrete होना है। अच्छा 55 ऑक्सीटोसिन ADH are produced by dash, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस इज गिवन ओनली हियर एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सो यही आंसर यहाँ फिट आएगा। 56 द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड, प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी एंड एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द यूट्रस, ओवरी से प्रोड्यूस होता है और यूट्रस पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन द पिट्यूटरी गलत है, इन द यूट्रस भी गलत है, इन द पिट्यूटरी ये भी गलत है, यानी इसकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर हो रही है? ओवरी के अंदर, और ये यूट्रस में आके इफेक्ट कॉज करता है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को डेवलप करवाता है। 57 ओनली सर्टेन सेल्स इन द बॉडी आर द टारगेट सेल्स फॉर द स्टीरॉयड हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन का टारगेट आप याद करेंगे कहाँ पर होता है? एल्डोस्टेरॉन का टारगेट जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन के अंदर, वहां पे इसका टारगेट मौजूद है, टारगेट सेल्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दीज आर द ओनली सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू दिस हार्मोन, यानी किसी भी यहाँ पे बुनियादी तौर पे बात ये पूछी जा रही है कि कोई भी पर्टिकुलर जो टारगेट सेल्स होते हैं वो किसी अपने खास हार्मोन को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन सूटेबल हो सकती है? तो देखो, क्या नॉन टारगेट सेल्स कन्वर्ट द एल्डोस्टेरॉन टू अ हार्मोन टू विच दे डू नॉट रिस्पॉन्ड? नहीं, नॉन
जो टारगेट सेल्स होंगे उनके साथ तो इसका इंटरेक्शन होना ही नहीं है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। ओनली द टारगेट सेल कंटेन द रिसेप्टर फॉर एल्डोस्टेरोन। यस, देखो कोई भी जो टारगेट सेल है ना, वो क्यों टारगेट है किसी हार्मोन का, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर है। तो यही यहाँ पर लॉजिक आएगी, ठीक है, ये आंसर बनेगा यहाँ पर। नॉन टारगेट सेल डिस्ट्रॉय द एल्डोस्टेरोन बिफोर इट कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, ये भी गलत है। या ओनली द टारगेट सेल्स आर एक्सपोज टू एल्डोस्टेरोन, नो, एल्डोस्टेरोन विल बी एक्सपोज टू ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स, क्योंकि इसने तो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होना है ना, तो बहुत सारे बॉडी सेल्स इसके साथ एक्सपोज हो रहे होते हैं, लेकिन इसने जाके इफेक्ट कॉज करना है अपने टारगेट सेल पर, क्योंकि उनके ऊपर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। सही, तो ये आंसर बी बनेगा। व्हाट इज फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का आउटर रीजन क्या है? तो दरअसल वो वाइट मैटर है। ब्रेन के अंदर हमने आउटर रीजन ग्रे मैटर देखा था, यहाँ पर वाइट मैटर, सो द सी इज राइट आंसर। 59 फॉर द 10 days फॉलोइंग ओव्यूलेशन in a non-pregnant menstrual cycle the main source of the progesterone, तो अगर ये प्रेगनेंसी नहीं हुई है और मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म हो रही है, तो ओव्यूलेशन के 10 दिन के बाद अगर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हुआ तो उसका सोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली उसका सोर्स कॉर्पस ल्यूटियम होगा, उसके अलावा और कोई नहीं है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी जब तक प्लेसेंटा स्टैब्लिश ना हो जाए, यानी प्लेसेंटा जाकर कोई 8 से 10 हफ्तों की प्रेगनेंसी में जाके बनता है, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन प्लेसेंटा के अकाउंट में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम। नंबर 60 एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ ईच ओगोनियम हैज रिजल्टेड इन, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी, हाँ जी, तो कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ ईच ओगोनियम रिजल्ट्स इन, हर एक ओगोनियम की जब कंप्लीट मैच्योरेशन होगी तो 1 सेकेंडरी ओसाइट, फर्टिलाइजेशन के वक्त 1 सेकेंडरी ओसाइट, 4 सेकेंडरी ओसाइट गलत है, 2 प्राइमरी ओसाइट भी गलत है, तो 1 सेकेंडरी ओसाइट उस वक्त फर्टिलाइजेशन के वक्त ये स्टैब्लिश हो चुका होता है एक ओगोनियम से, और उसके साथ जैसे ही एग कांटेक्ट में आता है तो फिर उसमें सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। जी बच्चे, सर ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, फिर उसके बाद इस पे एफएसएच मतलब एक्ट करेगा? नहीं, ये तो बेटे वो जब स्पर्म के साथ फ्यूज करता है ना, तो स्पर्म सिग्नल की वजह से सेकंड मेयोटिक डिवीजन उसमें कंप्लीट होती है, एंड कंप्लीट ओवम इज फॉर्म्ड एंड द ओवम इज फ्यूज विद एग टू स्पर्म टू मेक द जाइगोट, ठीक है, तो इस तरह से उस वक्त पे जाइगोट बन जाता है, और फिर तो जाइगोट आगे उसने इम्प्लांट होना है, और एफएसएच का रोल तो खत्म फिर। सही सर एक क्वेश्चन। जी फरमाइए। सर अगर यहाँ पर हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम होता है तो फिर 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आंसर होता है? फिर 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तो वो 4 स्पर्म्स बन चुके होते हैं ना उससे, ठीक है, उसमें तो सर फिर वो तो प्राइमरी होना चाहिए सर। प्राइमरी नहीं होना चाहिए बेटा, अगर वो कह रही है कि यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियम का पूछा जाता है ना, ये ओगोनियम की जगह स्पर्मेटोगोनियम, तो एक स्पर्मेटोगोनियम से एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो यहाँ पर फिर ऑप्शन आना चाहिए था कि 4 मैच्योर स्पर्म्स, उसमें फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं आएंगे, क्योंकि आपको याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में फ़र्क है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस एक्टिविटी है, उसमें सेकंड मेयोटिक डिवीजन वो किसी तरह कंडीशनल नहीं होती है, फर्स्ट के बाद वो फौरन शुरू हो जाती है, और एट द एंड पहले स्पर्मेटिड्स बनते हैं 4, फिर वो 4 स्पर्म्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ओवोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता ना, बीच में पोलर बॉडीज बनती हैं और डिस्कार्ड हो जाती हैं, तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक सेकेंडरी ओसाइट हासिल होगा। सही। Number 61, Yes. after afferent neurons transmit impulses via dorsal nerve root, ठीक है, afferent होते हैं जो CNS की तरफ लेकर आते हैं, तो ये डॉर्सल रूट के जरिए ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और ये अफरेंट असल में सेंसरी न्यूरॉन्स को कहा जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन ये हमेशा रिसेप्टर से CNS की तरफ लेकर आ रहा होता है, तो रूट 2 सेंसरी ऑर्गन नहीं होगा, CNS होगा, यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन भी नहीं होगा, और ये वाली जो बात कही है ये भी गलत है, ये भी नहीं है। 62 ह्यूमन स्पर्म्स सेल्स फर्स्ट अराइज इन द
देखो ह्यूमन सेल, ह्यूमन स्पम्स ये सबसे पहले कहाँ बनते हैं, तो इनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन पूछी जा रही है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सबसे पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अपीयर होंगे, उसके बाद फिर ये एपिडिडाइमस में आएंगे, और उसके बाद फिर ये वास डिफरेंस में जाएंगे। 63 विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन ट्रिगर्स द सीक्रेशन ऑफ FSH। तो FSH की सीक्रेशन ये हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर से ये हो रही होती है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर GnRH ये FSH की सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा 64 द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड। दोनों स्ट्रक्चरली रिलेटेड हैं। किस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स बेस्ट इलस्ट्रेट दिस रिलेशनशिप। अ स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों के दरमियान, या अ न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी कोई ऐसा लिंक नहीं है दोनों के दरमियान। द सेल इन द पैंक्रियाज ऑफ द that produces digestive enzyme, ये भी रिलेटेड नहीं है। बट द न्यूरोसिक्रेटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस, यस, ये एक स्ट्रक्चरल लिंक होगा बिटवीन द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं बट दे आर ऑल्सो एडाप्टिव टू सिक्रीट हार्मोन्स। तो ये एक स्ट्रक्चरल लिंक समझा जाएगा बिटवीन द टू कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स। अच्छा ये आंसर यहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स वाला होगा। अच्छा 65 one reason a person might be severely overweight is due to। देखो ओवरवेट या ओबेसिटी इसके कई एक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन पूछ रहा है कि यहाँ से क्या हो सकता है इन ऑप्शंस में से। तो एन अंडर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन। देखो थायरॉक्सिन अगर अंडर सिक्रीट होगा तो मेटाबॉलिक रेट उसका लो होगा और उसके अंदर फैट की डेपोजिशन होगी, बिल्कुल ये एक लीडिंग कॉज है ओबेसिटी की तरफ। या लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इंसुलिन हार्मोन अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो उससे ग्लूकोज लेवल हाई होता है। ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो और डिस्टर्बेंस कॉज होती है, बल्कि वेट जो डायबिटिक्स होते हैं ना उनका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। अच्छा तो हाइपर मेटाबॉलिज्म कम होती है तो क्या उनकी वेट ज्यादा होती है? किनकी? जिनमें मेटाबॉलिज्म कम जी हो। बिल्कुल, जिनमें मेटाबॉलिज्म कम होगा उनका वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और वो थायरॉक्सिन की अंडर सिक्रीशन से मुमकिन है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डिफेक्ट इन द हार्मोन रिलीजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इससे भी उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये बिल्कुल एक लीडिंग कॉज है ओवरवेट के अंदर। अदरवाइज ओवरवेट में और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न आपसे पूछा गया कि एक रीज़न जो ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगा वो एक ये भी है। अच्छा नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइपोथैलेमस इज इनकरेक्ट। इट इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट सीक्रेट्स ट्रॉपिक हार्मोन्स दैट एक्ट डायरेक्टली ऑन द गोनेड्स। गोनेड्स के ऊपर कोई भी ट्रॉपिक हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के अफेक्ट नहीं करते, ठीक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है जो गोनेड्स पर इफेक्ट करते हैं। तो ये बात इनकरेक्ट हो सकती है। इट फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल दुरुस्त है। इट्स न्यूरोसिक्रेटरी से टर्मिनेट इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी दुरुस्त है। सिर्फ ये वाली जो बात है ना कि इसके कोई ट्रॉपिक हार्मोन डायरेक्टली गोनेड्स पे असर करेंगे, ऐसा नहीं, इसके ट्रॉपिक हार्मोन सिर्फ इंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर बनेगा। सर ये जो फर्स्ट 65 है ना, तो इसमें अगर इंसुलिन किसी में ज्यादा होना तो तब भी होगा? नहीं बेटे, इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से उल्टा जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है पर्सन का। क्योंकि सर अगर डायबिटीज हो ना तो फिर क्या होता है? फिर होता है ज्यादा कि नहीं? इंसुलिन कम होने से आपने क्या सवाल पूछा था पहले? इंसुलिन कम हो सर अगर डायबिटीज हो ना तो फिर तो उसमें इंसुलिन वेट कम ज्यादा होगा तो होता है। डायबिटीज होगी ना बेटे। यस सर। लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन, ठीक है, तो ये इंसुलिन अगर कम होगी तो उसमें ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, जिसको डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं। तो डायबिटीज मिलाइटिस जब होगा, ग्लूकोज लेवल अप होगा, तो असल में उसके जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो भी टूट के ग्लूकोज में तब्दील हो रहे होते हैं ना, इंसुलिन कम होता है तो इस वजह से ग्लूकोज लेवल उसका हाई हो रहा है, तो उसका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। डायबिटिक आप किसी पर्सन को देखेंगे जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी से ये डायबिटीज डेवलप हो रही है, तो उसमें उसका वेट लॉस हो रहा होगा,
सही तुम्हें सब्जी ग्लूकोज ज्यादा है, तुम्हें भी ये ना ना, तो वो क्या ग्लूकोज ग्रोथ में इस्तेमाल होगा? नहीं, ग्रोथ में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा वो। अच्छा, वो बल्कि वो जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, वो यूरिन के रास्ते निकल रहा होता है और वो ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट कर रहा होता है, तो बॉडी तो बहुत ज़्यादा वबाल में आ जाती है जब किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, तो उसका वेट गिरना शुरू हो जाता है, ओबेस नहीं होता वो। अच्छा, 67 देखिए कि ट्रॉपिक हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अफेक्ट्स द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ट्रॉपिक हार्मोन है वो क्या ग्लूकागोन को सिक्रीट करवाते हैं? नहीं, ग्लूकागोन तो वैसे डायरेक्टली ग्लूकोज लेवल से कंसर्न है। थायरॉक्सिन को सिक्रीट करवाते हैं, यस TSH, याद करें ये TSH से लिंक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ट्रॉपिक हार्मोन है जो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन करवाएगा। अलबत्ता कैल्सिटोनिन ये कैल्शियम लेवल से लिंक है, एपिनेफ्रीन वैसे ही वो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से लिंक है, तो ये हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ट्रॉपिक हार्मोन से लिंक है। ठीक है जी। और आखिरी क्वेश्चन, अमंग ह्यूमन मेल्स both semen and the urine normally travel along the vast difference, ये sperm duct के जरिए ये दोनों चीज़ें मूव करती हैं ह्यूमन मेल्स में, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बल्कि यूरिथ्रा जिसको मेल बॉडी के अंदर यूरिनो जेनिटल डक्ट भी इसी वजह से कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये था आखिरी क्वेश्चन। जी बेटा। सर ये जो 67 है ना, तो इसमें तो TSH जो थायरोक्सिन है ना, तो ये तो नहीं बनता, मतलब वो तो सर वो तो TSH की वजह से होता है। हाँ, थायराइड तो मतलब बेटा ये स्टेटमेंट पढ़ी है ना गौर से, ट्रॉपिक हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अफेक्ट्स द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अब उसने वो ट्रॉपिक हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी उसका नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिख देता तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता ना सवाल। तो उसने कहा कि कोई एक ट्रॉपिक हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो बताओ कौन से हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सर कैल्सिटोनिन जो है ना, वो तो भी थायराइड से रिलीज होता है। वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन जब कैल्शियम लेवल हाई होगा तब रिलीज होगा, उसका ताल्लुक किसी भी ट्रॉपिक हार्मोन के साथ हरगिज नहीं है। वो बेटे थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन है ना, वो रिलीज हो रहा होता है TSH की वजह से। कैल्सिटोनिन को TSH रिलीज नहीं करवाता। मैं बता तो रहा हूँ कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम के साथ लिंक है, मतलब वो पिट्यूटरी से डायरेक्टली नहीं है ना, यही तो बताया है कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल जब हाई होगा ब्लड में तो तब कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी और ग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर? चलें जी, और कोई क्वेश्चन बेटे आप लोगों का? चलें जी, शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा वीकली टेस्ट। जी बेटा। सर ये टेस्ट डिले होगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बेटे, टेस्ट डिले हो भी सकता है, और अभी वो असेसमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ सेंटर्स की, तो जो नॉन अफेक्टेड सेंटर्स होंगे उसमें मुमकिन है कि टेस्ट हो जाए, क्योंकि टेस्ट कोई एक तो टेस्ट होना नहीं है, तो मुख्तलिफ बच्चों का मुख्तलिफ टेस्ट होगा और मुख्तलिफ सेंटर्स में होना है और कई दिनों तक जारी रहना है। तो वो अभी PMC ने यही ऐलान किया था कि हम जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनकी इवेल्यूएशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें अगर जो नॉन अफेक्टेड सेंटर्स होंगे उसमें अपने रूटीन में टेस्ट हो जाएंगे, जो अफेक्टेड सेंटर्स हैं वहाँ पर टेस्ट डिले होना यकीनी है, बिल्कुल सही है। तो उसमें अब आप देखें आप लोगों के टेस्ट सेंटर्स कहाँ पर हैं और क्या वो टेस्ट सेंटर बारिश की वजह से और ये सैलाब की वजह से अफेक्ट हैं? हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल सही है, तो मतलब होगा। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, और जो बच्चे किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर सैलाब की वजह से इवन टेस्ट सेंटर भी पानी से भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर टेस्ट कैसे हो सकता है, उनका तो लाजमी डिले होना ही होना है। सही, सब बच्चों का डिले नहीं होगा। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक में आखिरी हमारा टेस्ट होगा 10th वीकली टेस्ट, उसके अंदर हम जेनेटिक्स और आखिरी जो टॉपिक है एवोल्यूशन उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके हवाले से टेस्ट लेंगे आपका। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen.
Thank you once again.